नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट 3 पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में रीड सब्जेक्ट की, और यूनिट 3 में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा 6th पार्ट है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, पर आज हम भारत को स्वतंत्र करवा के ही रहेंगे, मतलब कि आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तक हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात हमने देखा कि इधर आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया, और आज़ाद हिंद फौज ने किस तरह से भारतीयों को आज़ाद करवाने के लिए प्रयत्न किया, और लास्ट में आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस का तो निधन हो गया, और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हार गए, क्योंकि उधर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जापान हार चुका था, है ना। तो उसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया, और पूरा भारत उन पर मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए उमड़ पड़ा, और लास्ट में उनको माफ़ कर दिया गया। तो इसके बाद की घटना हम लोग पढ़ते हैं। वेवेल प्रस्ताव आया दोस्तों 1945 में, ठीक है। 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार थी। 1945 में हमारे वायसराय बने लॉर्ड वेवेल, और वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और उसमें जो सुझाव दिए गए वो निम्न तरह से थे। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हो, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा सभी भारतीय। उन्होंने कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक तो वायसराय होगा और एक कमांडर इन चीफ होगा। इसके अलावा जो सभी सदस्य होंगे वह सभी के सभी भारतीय होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि कार्यकारी परिषद शासन केवल तब तक चलाएगी जब तक कि नए संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती। तो ये जो कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे, इसमें जो भारतीयों का बहुमत होगा, ये तब तक शासन चलाएगी जब तक कि नई संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती है। संविधान बनने के बाद में यह शासन नहीं चलाएगी। तो ये प्रस्ताव दिए गए, लेकिन इन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों किया गया? वेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया दोस्तों। 25 जून 1945 को कांग्रेस के सदस्यों ने शिमला सम्मेलन बुलाया, और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? मौलाना अबुल कलाम ने किया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिन्ना ने किया। भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर ही तो बताते कि हमें प्रस्ताव पसंद आया है कि नहीं। तो इन दोनों को और इनके कई सदस्यों को बुलाया गया। 25 जून 1945 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जिन्ना ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही हों, क्योंकि केवल लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी से यह सम्मेलन असफल हो गया। अब यहाँ पे जिन्ना ने एक शर्त रख दी। जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे, है ना। उन्होंने ये कहा कि इस जो वायसराय की वायसराय ने ये कहा था ना कि कार्यकारिणी परिषद की स्थापना होगी, जिसमें वायसराय और 2 कमांडर इन चीफ के अलावा सभी भारतीय होंगे। अब इन भारतीयों में भारतीय भी होंगे और मुसलमान भी होंगे ना, मतलब हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। तो जिन्ना ने क्या कहा कि ये जो मुसलमान इस परिषद में होंगे ना, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग में से आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ही है जो वास्तव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस में भी बहुत सारे मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मुसलमानों को लेंगे, लेकिन सारे मुसलमानों को मुस्लिम लीग में से नहीं लेंगे, क्योंकि अपना तो देखो, कांग्रेस की अध्यक्षता ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी मुसलमान हैं जो भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मुसलमानों का हक भी वो लोग मांग सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो फिर ये हो जाएगा ना भाई, कांग्रेस तो हिंदू का प्रतिनिधित्व करती है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का करती है। मुस्लिम लीग तो मुसलमानों का करती ही थी, लेकिन हमारे राजनेता कभी भी ये नहीं शो करना चाहते थे कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू संगठन है। वो कहते थे कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस बात पर यह वेवेल प्रस्ताव सभी को अस्वीकार करना पड़ा। ब्रिटेन में 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी चर्चिल की सरकार हारी, और लेबर पार्टी के एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब 1945 में एक और नई घटना हुई दोस्तों। लेबर पार्टी की सरकार आई, कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने एटली। तो लेबर पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसमें पहले ही लिख दिया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग भारत को आज़ाद करवा देंगे। तो जब ब्रिटेन के एटली प्रधानमंत्री बने, तो इसने दिसंबर 1945 में भारत में चुनाव करवाए। सबसे पहले एटली ने भारत में चुनाव करवाए, और इन चुनाव में जो केंद्रीय विधानमंडल, मतलब आज की जो संसद है, उसमें से 102 में से 57 सीटें जीती। किसने? कांग्रेस ने। 102 में से 57 सीटें कांग्रेस ने जीती। प्रांतीय चुनाव में, मतलब केंद्रीय विधानमंडल के तो संसद के चुनाव हो गए, प्रांतीय चुनाव मतलब आज की विधानसभाओं के जैसे चुनाव होते हैं। इसमें मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला, और लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। तो इतने प्रांतों में दोस्तों कांग्रेस की विजय हुई। लीग तो केवल बंगाल और सिंध में ही विजय प्राप्त कर पाई, और इन सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। मतलब कि लीग तो हार गई और कांग्रेस जीत गई।
अब आगे दोस्तों एक नौसेना विद्रोह होता है जो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 18 फरवरी 1946 को, इसकी डेट याद रखिएगा, कई बार पूछ चुके हैं। 18 फरवरी 1946 को नेवी के SMIS तलवार के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये SMIS तलवार दोस्तों एक जहाज का नाम है, मतलब पूरे एक जहाज में कमांड थी, मतलब एक पूरी टुकड़ी थी जिसे तलवार के नाम से ही जाना जाता था। इन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण क्या था? खराब भोजन, जातीय भेदभाव, नेवी में भी सेना के साथ में हिंदू और जो अंग्रेज सेना थी उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। कम वेतन, हमें अंग्रेजों के मुकाबले वेतन कम दिया जाता था। और चरित्र पर टिप्पणी, हम जो तिलक लगाते थे, हम जो चोटी रखते थे, इस पर अंग्रेज टिप्पणी करते थे। इन सब कारणों से नेवी ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया। नाविक VS दत्त ने तलवार की दीवारों पर, जो VS दत्त हैं दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण थे। इन्होंने तलवार जो जहाज था उसकी दीवारों पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, शीघ्र ही यह विद्रोह कराची, मद्रास, कलकत्ता में फैला। दोस्तों भयंकर विद्रोह हुआ था, लगभग पूरे भारत में यह फैल गया था। 4 दिन के भीतर ही विद्रोहियों ने करीब 20 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। लगभग 20 जहाज़ों पर, नेवी के 20 जहाज़ों पर इन सब विद्रोहियों ने मिलकर कब्जा कर लिया। विद्रोह की चरम अवस्था में 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नाविकों ने हिस्सा लिया। आप सोच सकते हो कितना भयंकर विद्रोह हो रहा था। 78 जहाज और 20 तटीय प्रतिष्ठान मतलब बंदरगाह वगैरह पर, 20 बंदरगाह वगैरह पर कब्जा कर लिया, और 20,000 नाविक लगभग इस विद्रोह में शामिल थे। अब दोस्तों विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भयंकर अत्याचार मचाया। विद्रोह को कुचलने के लिए एडमिरल गोल्फ्रेड को आदेश भेजा गया। ब्रिटिश सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड, एडमिरल क्या होता है? नेवी सेना का प्रमुख जो होता है उसे एडमिरल बोलते हैं, मतलब जल सेना का प्रमुख को, उसको संदेश भेजा ब्रिटिश सरकार ने कि ब्रिटिश फौजों की सारी सेना दमन हेतु लगा दी जाए, चाहे संपूर्ण नौसैनिक शक्ति ही नष्ट क्यों न हो जाए। उन्होंने कहा कि जो जितनी भी ब्रिटेन के पास नेवी सेना है सारी उनके दमन में लगा दो। नेवी विद्रोह के दमन में, जो भारतीय नेवी सैनिक विद्रोह कर रहे थे ना, उन्होंने कहा सारे उनके दमन में लगा दो, चाहे तो उनकी सारी आर्मी को भूनना पड़े, मतलब मारना पड़े, लेकिन उनका दमन करो। तो पता चल गया था इससे, और कर भी रहे थे। और इसके अलावा आदेश भी ऐसा मिल गया था जिससे पता चल गया था कि भाई ये लोग अब भयंकर उत्पीड़न मचाने वाले हैं। सरकार के दमनात्मक रवैये से चिंतित पटेल और जिन्ना ने नौसेना के नाविकों पर आत्मसमर्पण हेतु दबाव बनाया, और 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों बहुत अपने ही राजनेताओं ने उन पे दमन के लिए, मतलब उन पे दबाव बनाया। ये लोग चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर थोड़े से दिन अगर और रह गया विद्रोह तो अंग्रेज जब जलियांवाला बाग जितना बड़ा हत्याकांड कर सकते हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए, और लास्ट में हार के नाविकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। शुरू हुआ था दोस्तों 18 फरवरी 1946 को, और 25 फरवरी 1946 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब आता है कैबिनेट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 29 फरवरी 1946 को भारतीय नेताओं से बातचीत करने हेतु सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस का 3 सदस्यीय दल भारत आया। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था वो तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मतलब सदस्यीय मिशन था, है ना, लेकिन जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तीनों सदस्यों का नाम कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। 3 सदस्यीय दल था कैबिनेट मिशन, और 29 फरवरी 1946 को भारत आया था। अब इसमें क्या प्रस्ताव लाए गए थे, इसकी प्रमुख बातें थी। भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रांत सम्मिलित होंगे, तथा विदेश मंत्रालय, प्रतिरक्षा और संचार अभी भी सरकार के अधीन होगा, मतलब केंद्र के अधीन होगा, सरकार के नहीं, केंद्र के। इन्होंने कहा कि भारत को एक देश बनाया जाएगा, अलग से प्रांत बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत में जो भी राज्य आते हैं और साथ ही देशी रियासतें जो हैं वो सभी इस प्रांत में शामिल होंगी, तथा लेकिन विदेश मंत्रालय, प्रतिरक्षा और संचार, ये बड़े बड़े विभाग है दोस्तों, विदेश से कैसे डील करनी है, और रक्षा मतलब हमारी आर्मी सारी है ना, और संचार ये किसके अधीन होगा? ये केंद्र सरकार के अधीन होगा, मतलब जो नया भारत बनेगा उसमें केंद्र सरकार के अधीन होगा। इन्होंने कहा संघीय विषय केंद्र सरकार के पास और शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। आज भी हमारे यही है ना, संघ विषय केंद्र के पास में, राज्य सूची राज्यों के पास में, और जो अवशिष्ट विषय होते हैं वो भी संघ और राज्य उस पर मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, संघ सूची तो केंद्र के पास में होगी और राज्य और अवशिष्ट सूची प्रांतों के पास में होगी, मतलब प्रांतों को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। संविधान सभा का गठन प्रांतीय परिषदों व देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, और सामान्यतः 10 लाख लोगों
लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा का गठन कौन करेगा? विधान परिषद, देशी रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर करेंगे। मतलब ये अपने में से प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि आगे चलकर संविधान सभा का गठन करेंगे, और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा जो हमारी बनाई जाएगी, मतलब संविधान का जो गठन किया जाएगा, उसमें 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, मतलब एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये बात भी कई बार पूछी गई है कि हमारे संविधान सभा में कितने लोगों पर कितना सदस्य चुने जा रहे थे। ठीक है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। अंग्रेजों ने कहा कि एक अलग देश का गठन करने से जो अल्पसंख्यक लोग, आप लोग जो मतलब हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे ना, बोला कि आप लोगों की समस्या का समाधान इससे तो कभी नहीं हो सकता कि आपके लिए अलग देश बनाएं। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन में अस्वीकार कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों कि उन्होंने कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन में क्या क्या कहा गया कि भारत को एक प्रांत बना दिया जाएगा जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र शामिल होंगे। दूसरा, वो संघ और केंद्र विषय में संघ विषय, मतलब संघीय विषय और राज्य विषय और अवशिष्ट सूची, इनमें बांट दिया गया विषयों को। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इसमें अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। अब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का मतलब क्या था कि मुस्लिम लीग तो इसे स्वीकार करने वाली है नहीं, तो है ना, तो वही हुआ कि लीग ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के कारण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, मतलब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि इसने राष्ट्रीय सरकार के गठन में मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दे दिया था। दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था कि सरकार का जो गठन होगा उसमें मुस्लिमों को हद से ज़्यादा मतलब छूट दे दी थी, कि मतलब जितने जैसे कांग्रेस के सदस्य होंगे ना, उतने ही मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे जब नई सरकार का गठन जो किया जाएगा। तो कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो 100 हिंदू हैं तो मुस्लिम तो यहाँ पे 20 ही है ना, तो सीट अगर 50 हिंदुओं को मिल रही है तो 50 मुस्लिमों को दे रहे हैं अंग्रेज, तो ये तो गलत बात हो गई ना। हिंदू तो इतने, मुस्लिम तो इतनी कम संख्या में, तो उसी आधार पर सीटों का आवंटन होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए इतना कर दिया था कि भाई सरकार के निर्माण में सीटें उन्हें ज़्यादा दे दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस। अब जब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया तो जिन्ना को समझ में आ गया कि अंग्रेज भी हमें पाकिस्तान बनाने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं है। अब सीधी कार्यवाही दिवस का उद्देश्य क्या था? कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा आतंक का माहौल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे करवाए जाए। हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, जिससे जिन्ना ये सिद्ध कर सके कि भाई हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने लायक स्थिति में ही नहीं है, इनको अलग करना ही पड़ेगा आपको। ये उद्देश्य था सीधी कार्यवाही दिवस बनाने का। ठीक है। वही हुआ। इस दौरान कलकत्ता में विभत्स दंगे हुए। अब दोस्तों, बात तो मतलब पहले से ही हिंदू मुसलमान इतने अलग हो चुके थे, और ऊपर से अगर उनका नेता ही उनको भड़का रहा है तो दंगों को कोई नहीं रोक सकता। तो कलकत्ता में विभत्स दंगे हुए, हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए, और इसके बदले बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुए। क्योंकि कलकत्ता में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो इसके बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुए। प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान नौअखली बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात प्रांत आदि में 1 वर्ष तक दानवता का नंगा नाच हुआ। वह भारत के इतिहास पर एक ऐसा धब्बा है जिसे याद करके भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले प्रबुद्ध हिंदू, सिख और मुसलमान का सिर शर्म से झुक जाता है। मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाने के बाद में इतने भयंकर दंगे देश में हुए कि जिसके बारे में आज भी अगर हिंदू, सिख और मुसलमान सोचते हैं ना, तो ये भारत की सांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्षता की छवि पे एक धब्बा मान सकते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा प्रेम से रहने वाले उस देश में एकदम से इतने भयंकर दंगे हो गए। तो ये हुआ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद में। अब है अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने हेतु निमंत्रण दिया था। 1946 में जो वेवेल प्रस्ताव आया था ना, उन्होंने कहा था नेहरू जी आप आओ और एक सरकार का गठन कीजिए। ठीक है। तो अगस्त 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। नेहरू ने घोषणा कर दी कि भाई प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, श्रम मंत्री ये बनेंगे, मतलब एक पूरी सरकार बना के अंग्रेजों को सौंप दी, जिसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें शामिल ही नहीं होना चाह रही थी, मना
कर दिया था मुस्लिम लीग ने कि हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम भारत की सरकार में क्यों शामिल होंगे। तो उनको लगा था कि हम शामिल नहीं होंगे तो सरकार भी नहीं बनेगी, लेकिन नेहरू जी और ने सरकार बना ली, मतलब ड्राफ्ट बना के भेज दिया अंग्रेजों को। ठीक है। 2 सितंबर 1946 को नेहरू और 11 सदस्यों ने शपथ ले ली तथा अन्य सदस्यों में 3 गैर मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे। इसमें दोस्तों नेहरू जी थे प्लस 11 सदस्य थे, है ना। इन तीनों ने मुस्लिम, मतलब इन तीनों ने क्या हुआ, मतलब तीनों छोड़ो, सॉरी, मतलब ये 1 + 11 सदस्य, जैसे आज का कैबिनेट होता है ना, वैसा कैबिनेट बन गया। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश सरकार थी, इन लोगों ने उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलवा दी। अब ये जो 11 मंत्री थे, इनमें से 3 मुसलमान भी थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं थे, है ना। तो ये सरकार बन गई। अब मुस्लिम लीग को समझ में आया कि यार इन्होंने तो अपनी इच्छा बिना ही सरकार बना ली, हमें तो अब तक लगता था कि हमने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, हमने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। तो इन्होंने ये सोचा था कि हम सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे तो सरकार भी नहीं बन पाएगी, लेकिन सरकार तो बन गई। तो उनको लगा कि अब हमारी कौन सुनेगा। तो फिर क्या हुआ कि सितंबर में हमारी सरकार बन गई थी। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्यों में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब आए मुस्लिम लीग वाले कि हमें भी चाहिए सरकार, हमें भी शामिल करो अपनी सरकार में। तो 11 सदस्यों में से 3 मुस्लिम लिए गए थे ना, अब उनकी जगह 5 मुसलमान सदस्य 11 सदस्यों में से ले लिए गए। लेकिन इनका उद्देश्य सरकार में शामिल होकर पाकिस्तान की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम हिंदुस्तान की सरकार में शामिल हो रहे हैं, ये इनका उद्देश्य ये था कि अब इस सरकार में शामिल होकर हम पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देंगे। ठीक है। अब आती है दोस्तों एटली घोषणा हमारी। एटली घोषणा आई 1947 में। श्रमिक दल के प्रधानमंत्री 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। इन्होंने कहा 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा हुई दोस्तों, जिसमें इटली ने कहा, उनके प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिटेन के ने, कि अंग्रेज जून 1948 से पहले, अभी 15 अगस्त 1947 का नाम नहीं लिया उन्होंने, इन्होंने कहा कि जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके, मतलब 1 साल का टाइम चाहिए ताकि हम अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता दे सके, और सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत हम भारत को छोड़ देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। इतने दिन जो वेवेल थे उनके स्थान पे अब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया। अब आता है दोस्तों माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया था, अब आएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ली जाएगी, है ना। तो अब माउंटबेटन योजना में क्या कहा गया, 1947 में आई थी। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बन के बाहर आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल इसलिए ही बनाया गया था कि जल्द से जल्द आप जाओ, भारत में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको निपटा के आओ और भारत को स्वतंत्रता दे के आओ। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता सौंपने की घोषणा की। उन्होंने तो दोस्तों जून 1948 तक घोषणा की थी ना इटली ने, तो इन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लगभग 2 महीने की मंत्रणा के बाद विभाजन का एकमात्र विकल्प मानते हुए 20 फरवरी 1947 को भारत के विभाजन की योजना तैयार कर ली गई। 2 महीने तक मंत्रणा की कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी मांगों पर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और उधर सांप्रदायिक दंगे भारत में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि भारत को विभाजित करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। तो अंततः 20 फरवरी 1947 को भारत के विभाजन करने की बात पर हामी भर ली गई। व्यवस्था की स्थिति में कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन गांधी जी ने अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध गांधी जी करते रहे। अब व्यवस्था इतनी हो गई थी कि देश में इतना ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा मच गया था और लग नहीं रहा था कि अब इस दंगे को किस तरह से निपटा जाए। तो उन्होंने कहा, मतलब नेहरू जी और पटेल ने कहा कि ठीक है, हम लोग विभाजन के लिए तैयार है, लेकिन गांधी जी अंत तक विभाजन के विरोध में ही रहे। गांधी जी ने बयान दिया कि यदि सारा भारत आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो मेरे मृत शरीर पर से ही यह विभाजन होगा, ताकि मैं जीवित, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने ये शब्द कहे थे दोस्तों कि अगर पूरा देश आग के लपटों में जल भी जाए ना, तो भी मैं विभाजन के लिए तो हाँ नहीं भरूंगा। कांग्रेस विभाजन चाहती है तो पहले मुझे मारना होगा और मेरे मृत शरीर के ऊपर से उन्हें विभाजन करने होगा, क्योंकि मैं जीते जी विभाजन नहीं देख सकता। लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। धीरे धीरे गांधी जी को भी विभाजन की बात को मानना पड़ा।
अब 3 जून 1947 को बेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। माउंट बेटन जो थे उन्होंने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की। दोस्तों इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। माउंट बेटन जो योजना है ना, उसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। डिक्की बर्ड प्लान कौन सी योजना को कहते हैं, तो ये माउंट बेटन योजना को कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान। 3 जून 1947 को उन्होंने प्रस्तुत की। उसने कहा कि मुस्लिम बहुसंख्यक चाहें तो अलग राज्य बना सकते हैं। साफ कह दिया कि मुस्लिम लोग अलग राज्य बना सकते हैं, मतलब पाकिस्तान बना सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि वह पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि नहीं। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है दोस्तों अपना, ये वाला उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये कहा कि ये इन लोगों में यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। असम में मुस्लिम बहुल प्रांत सिलहट में भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा। इधर बांग्लादेश को भी तो पश्चिमी पाकिस्तान बना रहे थे तो उससे टच होता जिला था असम का सिलहट। तो सिलहट में भी कहा गया कि यहाँ भी जनमत संग्रह करवा के निर्णय लिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के बारे में प्रांतीय विधानमंडल को निर्णय लेना। जो सिंध जिला था और जो बलूचिस्तान जिला था दोस्तों, आज जो पाकिस्तान में सम्मिलित है, वहाँ की सिंध और बलूचिस्तान दोनों के विधानमंडल को ही डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं कि भारत में। और पंजाब, बंगाल, असम के विभाजन हेतु सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। जब पंजाब को, बंगाल को, असम को बांट दिया जाएगा, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा बंगाल भी इधर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश में चला गया, और असम का भी सिलहट जिला और कुछ ऐसे छोटे छोटे भाग थे जिनको पाकिस्तान में जाना था। तो उनकी सीमा के निर्धारण हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। और जो रजवाड़े हैं, मतलब देशी रियासतें हैं, उनको स्वयं ही निर्णय लेना था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं क्या या भारत में। कांग्रेस ने 15 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। अब दोस्तों 3 जून को योजना प्रस्तुत हुई। उसमें कह दिया कि मुसलमान अपना अलग राज्य बना लें, ठीक है, चाहें तो अलग राज्य बना लें। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में करवा देंगे हम बहुमत संग्रह, मतलब जनमत संग्रह, ठीक है। और सिंध और बलूचिस्तान की विधानमंडल खुद डिसाइड कर लेंगी। इसके अलावा पंजाब, बंगाल और असम की सीमा विभाजन के लिए हम सीमा आयोग बना देंगे। और रजवाड़ों को भी खुद निश्चित करना होगा कि वो भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं अथवा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने फूट डालने वाला काम कर दिया ना। अब देसी रजवाड़े दोस्तों अपना अपना राज्य छोड़ के, कोई क्यों चाहेगा कि हम राजा के पद से निर्वाचित होकर यहाँ पे एक लोकतंत्र का गठन कर दें। तो आगे चल के फिर वही काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था कि एक एक देशी रियासत को जाके बहुत समझाया था और भारत में सम्मिलित होने के लिए फिर उन्होंने उनको मनाया था, ठीक है। और 15 जून को, 3 जून को योजना आई, 15 जून को कांग्रेस ने इस पर पुष्टि दे दी। अब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, हमारा लास्ट अधिनियम जिससे भारत आज़ाद हो रहा है। इस अधिनियम में मुख्य बातें इस प्रकार थी। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक 2 देश भारत से बना दिए जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए जाएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं भारत में सम्मिलित होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन? ब्रिटिश भारत के वो सारे क्षेत्र जो सिर्फ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, उनके अलावा सभी क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान के राज्य में कौन होगा? पाकिस्तान के राज्य में होंगे पूर्वी बंगाल, एक तो बांग्लादेश है ना, एक पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ना, मतलब वही बलूचिस्तान वगैरह सब आ जाएंगे। और पूर्वी बंगाल में प्रांत में असम का सिलहट जिला भी, जो पूर्वी बंगाल था बांग्लादेश था, तो असम का जो सिलहट जिला है उसे भी उस बांग्लादेश में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रांत चले जाएंगे पाकिस्तान में। देशी रियासतों को हक दे दिया गया कि वो भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो जाएं, यह उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर होगा। प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल को अपने राज्य हेतु कानून बनाने का पूरा अधिकार था। मतलब ये जो भी भारत और पाकिस्तान ये जो 2 बन रहे थे ना, इनको अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार अब स्वयं होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी डोमिनियन स्टेट में वैध नहीं होगा। कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद में अब तक ब्रिटिश सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं वह पाकिस्तान और भारत किसी भी देश में लागू नहीं होंगे। और जब तक दोनों डोमिनियन अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक वहाँ का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा। जब तक दोनों डोमिनियन स्टेट क्या नहीं कर लेते, भारत का निर्माण, मतलब अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक उनकी सुविधा के लिए 1935 का अधिनियम में दोस्तों लगभग आज भी हमारे बहुत सारे जो अधिनियम हैं, अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, वो 1935 के अधिनियम में से ही है। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन वो तब तक चला सकते
सकते हैं जब तक कि दोनों अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर ले। तो ये था दोस्तों हमारी आज़ादी का जो लास्ट अधिनियम, और इसमें साफ साफ कह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान ऐसे ऐसे बनेंगे, देशी रियासतें चाहे तो भारत में जाए चाहे तो पाकिस्तान में जाए, और ये प्रांत भारत में होंगे और ये प्रांत पाकिस्तान में होंगे। ठीक है। अब आई दोस्तों वो रात, 14 अगस्त की वो रात जिसमें हमको आज़ादी मिली। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। मतलब 14 अगस्त रात को 12 बजे भारत स्वतंत्र हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन को एक बार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है। और स्वतंत्रता की रात्रि नेहरू का जो ऐतिहासिक भाषण था दोस्तों, एक दो बार इंटरव्यू में RS के में ये पूछा जा चुका है, IAS के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि वो जो ऐतिहासिक भाषण माना जाता है, जो मतलब 15 अगस्त मतलब सुबह 12 बजे या फिर मतलब 14 या 15 अगस्त की रात्रि को 12 बजे जो भाषण दिया गया था वो कहाँ से शुरू होता है, तो हमें पता भी होना चाहिए हमारी आज़ादी के समय। इसलिए मैंने 2-4 लाइनें यहाँ लिखी है, याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उन्होंने कहा था कि वर्षों पूर्व हमने नियति से जो वादा किया था वह समय आ गया है जबकि हम उस प्रतिज्ञा के सर्वांश में तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि वर्षों पूर्व 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने एक वादा किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे, तो वो वादा पूरा करने का समय आ गया है, लेकिन वो हमें सर्वांश में नहीं मिल रहा। वो वादा हम जो का तो हम नहीं पूरा कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो रहा था हमसे, तो देश के तो 2 टुकड़े हो गए ना। लेकिन अधिकांश में वो वादा हम पूरा आज कर रहे हैं। अर्धरात्रि के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि अर्धरात्रि के समय जब आज सारी दुनिया सो रही है तो भारत में स्वतंत्रता का एक नया युग का उदय हो रहा है, उन्होंने ये कहा। इतिहास में कभी कभार ही वह क्षण आता है जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत हो जाता है और दीर्घ काल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। बोला कि ऐसा जो इतिहास है वो ऐसा जो क्षण है वो बहुत ही लक्की लोगों के जीवन में आता है कि हम एक युग को समाप्त करके नए युग में प्रवेश करें। एक युग समाप्त हो गया ना दोस्तों 200 सालों से, और उससे पहले से मुगलों के अधीन थे हम लोग, उससे पहले से हम वर्षों से हम लोगों के दूसरों के गुलामी में जी रहे थे। अब उस गुलामी को ख़त्म करके हम स्वतंत्रता के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत ही लक्की लोगों और लक्की देश के जीवन में वो पल आता है कि हम एक पुराने युग को छोड़ के नए युग में जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दीर्घकाल से भारत की सोई हुई आत्मा अब जाग उठती है। यह उपयुक्त ही है कि इस अवसर पर हम भारत तथा भारत के लोगों की सेवा और यहाँ तक कि मानवता के अपेक्षाकृत अधिक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण का प्रण लें। उन्होंने कहा कि आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हम भारत और भारत से संबंधित लोगों की सेवा करेंगे और मानवता के और भी बड़े बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये था उनका भाषण, याद नहीं करना है, जनरल नॉलेज के लिए बताया है। तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ चुका है जिस दिन हमें भारत की स्वतंत्रता मिली, और आज 15 अगस्त 2020 को हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारे पुराने नेताओं ने सपना देखा था, हम एक वैसा ही भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और शांति और मतलब क्या बोलते हैं सहिष्णुता के साथ हम लोग अपने देश की यूं ही प्रगति करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास में है, लेकिन डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।